हेलो गाइज, वेलकम टू एडू 10। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका एडू 10 पे। यहाँ पे आप आज हिस्ट्री का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसका पार्ट 3। पिछले क्लास में आपने पढ़ा है जो उसका कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, द अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। उसके बाद व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया पिछले क्लास में, तो वहां जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं जिससे कि हमको पता चल जाए कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में जैसा कि पढ़े थे कि क्या हुआ कि उस टाइम जो जर्मनी था वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग करेंसी चलता था, छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट से बन के बना था, मिलके बना था। जैसे 39 स्टेट थे, सबका अपना अपना करेंसी था, सबका अपना अपना वेटेज सिस्टम था, और हर जगह जहाँ भी कस्टम देना पड़ता था वहाँ 5% कस्टम देना पड़ता था। इसलिए क्या हुआ कि पर्सियन, जो यहाँ पे पर्सिया था, उसने एक इनिशिएटिव लाया और उसमें क्या किया कि जितने भी जर्मन स्टेट्स थे उनको क्या किया, एक संघ बनाया और उसमें क्या किया कि सबको ऐड कर लिया। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, जब जर्मन स्टेट सारे उसमें मिल गए तो उसका नाम था जुलवेरी जुलवेराइन। वो जो संघ था उसका नाम था जुलवेराइन, और उसमें सारे जर्मन स्टेट्स मिल गए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि पर्सिया के इनिशिएटिव से सारे जर्मन स्टेट्स मिल गए, और जिसके कारण क्या हुआ ना कि 32 जो पहले करेंसी चलता था अब उसको घटा करके कितना करेंसी कर दिया गया था, 2 करेंसी कर दिया गया था। तो इससे एक फायदा हुआ कि व्यापार बढ़ा, रैपिडली ग्रोथ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारा रेलवे का, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, रेलवे का जाल बिछाया गया, जिससे क्या हुआ कि व्यापार में और भी बहुत ही जल्दी व्यापार ग्रोथ किया, बिजनेस ग्रोथ किया। अब देखिए, अब हम आज आगे पढ़ते हैं ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1859। अब देखिए, कन्वर्ज कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे रूढ़िवादी परंपरा के लोग होते हैं जो पुराने परंपरा को फॉलो करते हैं, तो वही क्या हुआ 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद का विस्तार हुआ। अब देखिए क्या हुआ, फॉलोइंग द डिफेट ऑफ, एक मेरे के थोड़ा जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, फॉलोइंग द डिफेट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब देखिए, जब 1815 में पीछे आप पढ़े हैं कि नेपोलियन क्या हुआ, हार गया। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपीय जो सरकार थे और जब रूढ़िवाद के भावना से प्रेरित था, और रूढ़िवाद के भावना से प्रेरित था, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। अब देखिए, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव जो थे वो क्या मानते थे, कंजर्वेटिव जो थे रूढ़िवादी, वो मानते थे कि राज्य, समाज और समाज का स्थापित जो है वो पारंपरिक संस्थाएं करें। वही होता है रूढ़िवादी का मतलब जो पुराने विचार के लोग हैं, जैसे राजतंत्र हुआ, चर्च हुआ, लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज मतलब सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये सबको क्या है, पुराना जो भी विचार है वो सबको क्या होगा, बनाए रखने के लिए वो लोग प्रेरित थे। ठीक है, राजतंत्र को बनाए रखने के लिए, ऊंच नीच का जो लोगों के मन में भावना था वो सबको बनाए रखने के लिए क्या थे, वो लोग उसके पक्ष में थे। अरे मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। हाँ देखिए, ज्यादातर रूढ़िवादी जो क्या थे वो क्रांति से पहले का जो दौर था उसके वापसी नहीं चाहते थे। ठीक है, मतलब जब क्रांति स्टार्ट हुआ था, यूरोपियन क्रांति स्टार्ट हुआ था, उसके पहले जैसा कंडीशन था वो नहीं चाहते थे। ठीक है, rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could be in fact strengthen
ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की। लेकिन वो लोग क्या नहीं चाहते थे कि पहले जैसा हो, मतलब नेपोलियन जो क्रांति लाया था उसके पहले जैसा था उस टाइप से नहीं चाहते थे। वो लोग क्या चाहते थे, उनको ये लगा कि नेपोलियन जो इस तरह से परिवर्तन किया उससे उनको ही पता चल गया कि आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन जो है वो राजतंत्र जैसे जो संस्था है उसको मजबूत बनाने में क्या सक्षम है। उस मॉडर्नाइजेशन से भी क्या होगा, राजतंत्र मजबूत बन सकता है। ठीक है। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the evolution of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। अब देखिए मॉडर्न आर्मी का मतलब है एक आधुनिक सेना हुआ, बढ़िया सेना रहेगा राजा के पास, क्या इससे क्या होगा, मोनार्की इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया पावर बनेगा। तो मान लीजिए राजा का बढ़िया सेना होगा तो उससे क्या होगा कि राजतंत्र भी बढ़िया काम करेगा। एन इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या, अब हमारे ही देश में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, जैसे डीएम हुआ, उसका नेम जो मई मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करते हैं वो लोग क्या है, ब्यूरोक्रेट्स है। तो बढ़िया जो कुशल ब्यूरोक्रेट्स होगा, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब कहते हैं नौकरशाही। ठीक है। डायनेमिक इकोनॉमी मतलब गतिशील अर्थव्यवस्था। एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म मतलब सामंतवाद भूदासवाद का इसका क्या समाप्ति, एवोल्यूशन मतलब खत्म करना। एंड सर्फडम मतलब इसे सामंतवाद और भूदासवाद। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। इससे क्या होगा, इस सबको खत्म करने से क्या होगा कि यूरोप के जो निरंकुश राजतंत्र था उनको एक शक्ति मिलेगा। अब देखिए इसके पीछे भी एक कारण था। अब देखिए कैसे शक्ति मिलेगा, मान लीजिए कि बढ़िया सेना होगा तो उनके पास शक्ति हो जाएगा। देखो जो भूदासत्ववाद को खत्म करेंगे तो लोग क्या चाहते थे कि ये सब खत्म हो जाए, लोग भूदास नहीं बन के रहे, समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि लोग फिर से उन मोनार्की का सपोर्ट करेंगे, जो भी राजतंत्र था उनका सपोर्ट करेंगे। कि मतलब क्या हुआ कि भूदासत्ववाद खत्म करेंगे तो लोगों को लगे कि यही सबसे अच्छे हैं, मतलब हमारे लिए मसीहा है। अब देखिए in 1850 representatives of the European power Britain, Russia, Persia and Austria who had collectively defeated Napoleon meet at Vienna and drew up a settlement for Europe। अब देखिए 1815 में क्या हुआ कि ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसा जो भी यूरोपीय शक्ति था जो क्या किया कि नेपोलियन को हराया था, उन सब का प्रतिनिधि के लिए यूरोप के लिए उन सब ने मिलकर क्या किया कि एक यूरोप के लिए एक समझौता बनाया। ठीक है। और कहाँ मिला वो लोग, वियना में मिला। कहाँ मिला, वियना में। हम आपको पिछले क्लास में भी बताया कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है। और देखिए यहाँ इसमें कौन सा, ऑस्ट्रिया भी शामिल है जो नेपोलियन को हराया, इसमें ऑस्ट्रिया भी शामिल है। इस सब लोग मिलकर कहाँ मिला, वियना में मिला। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब देखिए मेटरनिक का भी बेचारा, मेटरनिक को आगे भी पढ़ना है। अब इस जो कांग्रेस था, इस सम्मेलन था, कांग्रेस का मतलब हुआ सम्मेलन, कांग्रेस हम लोग का एक पार्टी का भी नाम है, तो यहाँ पे कांग्रेस का मतलब हुआ सम्मेलन। ठीक है। तो जो कांग्रेस था उसका होस्ट कौन किया था इस सम्मेलन का, ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, यही इसी ने क्या किया था, इसका होस्ट किया था। मान लीजिए हम लोग भी कहीं जाते हैं कुछ सभाओं में तो वहाँ कोई होस्ट करता है, तो वो वही होस्ट कौन किया, ड्यूक मेटरनिक। अब देखिए आया कहा था डेलीगेट्स। अब डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है बताइए, डेलीगेट्स का मतलब होगा प्रतिनिधि। ठीक है। ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1859 with the object of undoing most changes that had came about in Europe during the Napoleonic War। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, डेलीगेट्स का मतलब होगा जो भी वहां पे प्रतिनिधि था उन लोगों ने क्या किया कि 1815 का जो वियना संधि हुआ उसका तैयार किया, और उसका उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो भी चेंज नेपोलियन के द्वारा किया गया था, जो भी चेंज नेपोलियन के द्वारा किया गया था, ठीक है, उन सबको क्या करना, खत्म कर देना। नेपोलियन ने बहुत सारा चेंज किया, ठीक है, उनको खत्म कर देना। और फिर द बुर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। अगर क्या किया गया, बुर्बन डायनेस्टी था, नेपोलियन के पहले क्या शासन करना था,
बुर्बो वंश शासन करना था, उन्हीं को क्या किया गया, फिर से सत्ता में ला दिया गया। और फ्रांस को क्या किया गया कि उन सारे इलाकों से उनको हटा दिया गया जो कि नेपोलियन के समय उन्होंने कब्जा किया था। नेपोलियन जब जीतने निकला था तो बहुत सारे जगह को जीता था, उन सब पर से क्या किया गया, फ्रांस का अधिकार हटा दिया गया और वहां पे क्या किया गया, बुर्बो वंश को सत्ता में ला दिया गया। अब देखिए उसके बाद ए सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेट अप बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और क्या किया गया कि बहुत सारे मतलब जो भी फ्रांस के सीमाओं पर जो भी राज्य थे, ठीक है, उनको बहुत सारे राज्य बना दिया गया ताकि क्या हो कि फ्रांस अपना विस्तार नहीं कर सके। अब बताइए, मान लीजिए हम लोग इधर इंडिया में, अभी इंडिया के बगल में पाकिस्तान बना दिया या इधर नेपाल बना दिया, तो इंडिया थोड़ी एनेक्स करेगा नेपाल को चाहे पाकिस्तान को। और जब तक ये राज्य नहीं है, ऐसे ही मतलब ऑटोनोमस रहेगा तो इसको क्या होगा, कोई भी एनेक्स कर सकता है। इसी तरह इन लोगों ने क्या किया कि वहां पे फ्रांस के सीमा पे बहुत सारा राज्य बना दिए ताकि क्या हो कि फ्रांस का विस्तार नहीं हो सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और आगे पढ़ते हैं। Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up. The north of Geneva was added to Piedmont in the south. अब देखिए इससे क्या हुआ कि उत्तर में नीदरलैंड्स राज्य बनाया गया जिसमें क्या किया गया, बेल्जियम को शामिल कर दिया गया, और दक्षिण में पिडमोंट था जिसमें क्या किया गया, जेनेवा को जोड़ दिया गया, ठीक है। किसको जोड़ दिया गया, जेनेवा। पर्सिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। पर्सिया जो था, परसा या पर्सिया का मतलब पर्सियन गल्फ नहीं है, परसा एक जगह का नाम है, एक राष्ट्र था। उसको क्या किया गया कि पश्चिम सीमा पर जो भी नए नए इंपॉर्टेंट इलाके थे उन सबको क्या कर दिया, पर्सिया को दे दिया गया, ठीक है। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल टू द नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को क्या किया गया, उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया, ठीक है। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन क्या किया गया, 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ नेपोलियन स्थापित कर दिया था उसको ना बरकरार रखा गया, उसको तोड़ा नहीं गया, ठीक है। नेपोलियन रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल पर्सिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। रसिया को क्या किया गया कि पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, और पर्सा को क्या किया, एक सैक्सनी भी था वहां पे स्टेट टाइप का, उसका हिस्सा प्रदान कर दिया गया। The main intention was to restore monarchies that had been overthrown by Napoleon and create new conservative order in Europe। अब देखिए इन लोगों का मेन मोटिव क्या था, मेन इंटेंशन क्या था, मतलब इंटेंशन का मतलब क्या हुआ कि इनका जो मेन काम, अब हम लोग भी कोई काम करते हैं तो कोई इंटेंशन से काम करते हैं। मान लीजिए आप ही पढ़ रहे हैं तो आपका इंटेंशन क्या है कि 10th अच्छा से पास कर जाए। तो इन लोगों का क्या था मेन इंटेंशन, इन लोगों का मेन इंटेंशन था कि राजतंत्र का बहाली हो जाए फिर से, ठीक है। और उन राजतंत्र का बहाली हो जो कि नेपोलियन क्या किया, जिनको बर्खास्त कर दिया, जिनको हरा दिया नेपोलियन ने, उन सभी राजतंत्रों का क्या हो, बहाली हो जाए। और फिर उसके बाद क्या हो कि रूस में एक नया कंजर्वेटिव व्यवस्था फिर से कायम हो जाए, पुराने रूढ़िवादी विचार के लोगों का, ठीक है। उसके बाद है कंजर्वेटिव रिजाइन सेट ऑफ 1851 और 1851 ऑटोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब 1815 में क्या हुआ कि जो भी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी वो सारा क्या था, निरंकुश था, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड साउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन दैट। देखिए यहाँ जो भी कंजर्वेटिव का जो राजतंत्र यहाँ पे व्यवस्था की, वो लोग क्या था, एकदम ऑटोक्रेटिक था, वो लोग किसी से एकदम निरंकुश शासन व्यवस्था था। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy and for autocracy। उन लोगों को क्या होता है, आलोचना बर्दाश्त नहीं था। अब हम लोग यहाँ क्या है, देखिए यहाँ राजतंत्र नहीं है, वहाँ क्या फायदा है, हम लोग क्या सरकार है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम सरकार का आलोचना भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी अभी थोड़ा दिन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस टाइम क्या था कि अगर सरकार का आलोचना करते हैं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा ऐसा नियम था। अब इससे क्या हुआ कि क्रिटिसिज्म वो लोग बर्दाश्त नहीं करता था, और जो भी ऐसा कुछ काम करता था तो उनको क्या करता था, सरकार उनको दबा देती थी, उनके वैधता पर सवाल उठाती थी कि ना ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है।
उसका कारण most of them imposed censorship laws to control that what was said in newspaper, book, play and song and reflected the ideas of liberty and freedom. अब देखिए ज्यादातर सरकार क्या किया कि सेंसरशिप लॉ लाया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? अब देखिए जैसे हम लोग फिल्म आता है हम लोग क्या, तो फिल्म क्या होता है? सेंसरशिप होता है उसका, सेंसर बोर्ड है, उसको देखता है, उसमें जो भी उसको अच्छा लगता है वो दिखाने के लिए कहता है, जो उसको खराब लगता है उसको क्या करता है? उसको कट करा देता है। तो उसी तरह क्या था कि जितना भी न्यूज़पेपर था या जो भी था उनको लिए सेंसरशिप का नियम बनाया गया, जिसका क्या उद्देश्य था कि अखबार, किताब, नाटक और गीतों में उस बात पर मैंने नियंत्रण लाना जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता, मुक्ति और विचार के लिए झलकते थे। मतलब ये जो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड हो वो सब पे क्या हो, सेंसरशिप लाना, वो सबको रोकना। इसके लिए क्या किया गया? सेंसरशिप के नियम बनाए गए। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये एक मिनट। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वही जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए जो भी विचार थे, जो भी किसी न्यूज़पेपर, किताब, नाटक में छपते थे, उसके लिए सेंसरशिप नियम बनाया गया। अन्य कोई फिल्म बनाया उसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा कुछ है तो उसको क्या किया? सेंसरशिप के दायरे में लाया गया। अब सेंसर बोर्ड उसको देखेगी, अब सेंसर बोर्ड को बढ़िया लगेगा तब वो देखेगी, नहीं था उसको क्या करेगी? कट करा देगी। अब देखिए इसी से क्या हुआ कि द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉन फ्लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। अब देखिए लेकिन फिर भी क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति का जो स्मृति था, जो मैंने पुराने जब नेपोलियन के समय हुआ था थोड़ा मोड़ा, उससे क्या हुआ? उदारवादी और लिबरलिज्म लोग जो था, अब देखिए एक तरफ रूढ़िवादी थे, एक तरफ लिबरलिज्म लोग थे, उन लोगों को क्या होता प्रेरित कर रहा था कि मतलब फिर से हम लोग एक बार ट्राई करें। ठीक है, one of the major issues taken up by liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि नई रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी उसको उदारवादी जो लोग थे, उदारवादी और राष्ट्रवादी थे, उन्होंने क्या किया? उसका बहुत आलोचना किया था। इसमें एक मुद्दा क्या था कि प्रेस की आजादी। अब देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस हर जगह मुद्दा है। हम लोग के यहाँ भी जो इंडिया है सब फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ही, इसका रैंकिंग गिर गया। तो उस टाइम क्या था? सेंसरशिप ला दिया गया था प्रेस पे। तो लोग जो भी मतलब लिबरल लोग थे उन्होंने क्या किया? एक मुद्दा उठाया कि जो भी कंजर्वेटिव हैं ये क्या कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं दे रहे हैं, मतलब प्रेस की आजादी छीन रहे हैं। तो ये उन लोगों ने क्या किया? मुद्दा उठाया। अब उसके बाद द रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है ये बताइए? आप लोग बताइए रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जब year था 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground। अब देखिए जब 1815 था उस टाइम क्या हुआ? फियर ऑफ रिप्रेशन मतलब दमन, मतलब दमन का मतलब क्या होता है? किसी को दबा देना। इससे क्या हुआ कि दमन के भय से क्या हुआ? बहुत सारा उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया? अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड का मतलब क्या हुआ? छुप गए। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे राज्य में क्या हुआ कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत छोटा छोटा गुप्त संगठन, जिसके बारे में सरकार को नहीं पता हो, आया, उभर के आया, मतलब गुप्त संगठन आ गए। ठीक है, to the be revolutionary at this time meant to a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। अब देखिए उस टाइम क्या था? रिवोल्यूशनरी होने का क्या मतलब था? ठीक है, टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मतलब उस टाइम अगर आप क्रांतिकारी होते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप उस जो भी राजतंत्रीय व्यवस्था वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी उसका क्या कर रहे हैं? आप विरोध कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम इसे यही मतलब था कि आप क्रांतिकारी हैं तो उन सारे व्यवस्थाओं का आप विरोध कर रहे हैं, राजतंत्रीय व्यवस्था का, जो कि वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ठीक है, most of these revolutionary also saw the creation of nation state as necessary part of the struggle for freedom। अब देखिए ज्यादातर क्रांतिकारी क्या थे कि ये जो थे राष्ट्र राज्यों की स्थापना को
एक हिस्सा मानते थे, मतलब आजादी के लिए क्या मानते थे कि हिस्सा मानते थे। ये जो नेशन स्टेट्स था इनका फॉर्म करना मतलब राष्ट्र राज्यों का स्थापना करना आजादी के लिए कोई हिस्सा मानते थे। मोनार्की व्यवस्था से निकलने के लिए राष्ट्र राज्य का क्या करना, स्थापना करने का आजादी का हिस्सा मानते थे। वन सच इंडिविजुअल वाज Italian revolutionary Joseph Mazzini, born in Genoa in 1807. He became a member of secret society of the Carbonari. अब देखिए पीछे हम पढ़ाए थे जोसेफ मेजिनी, देखिए आ गया ना जोसेफ मेजिनी। इसी में क्या था कि ऐसा आदमी था जिसका नाम था जोसेफ मेजिनी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? 1807 में हुआ था जेनेवा में। और क्या किया कि वो कार्बोनरी नाम का, देखिए क्वेश्चन आता है, इसको ना आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें क्या था ना कि एक जोसेफ मेजिनी नाम का एक इंडिविजुअल था। उसका जन्म कहाँ हुआ? 1807 में जेनेवा में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। वो एक सेक्रेट सोसाइटी का क्या हुआ? मेंबर बन गया, जिसका नाम क्या था? कार्बोनरी। एज a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। अब देखिए जब वो 24 साल का था, ठीक है, उस टाइम क्या हुआ? लिगुरिया एगो जगह है, अभी लिगुरिया लाइक करता है, ठीक है। वहां पे क्रांति करने के लिए उसको क्या किया गया? बहिष्कृत कर दिया गया। अब एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल का मतलब होता है कि मतलब वनवास। अब जैसे राम जी क्या हुए, वनवास चले गए, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, तो इसके लिए उसको क्या किया? बहिष्कृत कर दिया गया। He subsequently found two more underground society, first Young Italy and Marcellus, and then Young European Born। अब देखिए उसके बाद जैसे ही इसको ऐसा हुआ लिगुरिया में, इसका इसने क्या किया कि दो वो भूमिगत संगठन का स्थापना किया, जिसमें एगो मार्सेई में एगो यंग इटली था और दूसरा कहाँ था? बर्न में यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप के नाम से। अब देखिए इहो पूछता है कि मेजनी द्वारा जो भी सोसाइटी का फॉर्म किया जाता है उसका क्या नाम था? तो एगो का क्या नाम था? यंग इटली, ये आप लोग याद रखिएगा। और एगो का नाम था यंग यूरोप बर्न में। ये सब याद रखने के लिए, ठीक है, ये सब पूछता है। whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German state। इसके जो भी मेंबर्स थे, ठीक है, ऐसा लोग कहाँ के थे? फ्रांस के थे, पोलैंड के थे, इटली के थे। इनका सबका विचार क्या था? सेम था। अब एक और है, मेजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए मेजनी का क्या विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार क्या होता है कि राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई है। मतलब मनुष्य के लिए राष्ट्र ही सबसे जरूरी चीज है। प्रकृति का मतलब भगवान मनुष्य के लिए राष्ट्र ही दिया है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू ए पैच वर्क ऑफ ए स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। तो इसलिए क्या होगा कि इटली में क्या होगा ना कि छोटे छोटे जो राज्य थे, इस तरह क्या है, इटली नहीं रह सकता है। इसका मानना था कि भगवान जो है उनका क्या है, मतलब है कि मनुष्य ही के लिए जो प्रकृति की कहीं है वो क्या है? राष्ट्र है। तो इसलिए इटली क्या है? छोटे छोटे राज्य और प्रदेशों की तरह नहीं रह सकता है, ठीक है। इट हैड टू फॉर्ज इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विदिन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। इसलिए क्या हुआ कि इसका एकीकरण, इसको सबको जोड़ करके और एक व्यापक मतलब क्या, बहुत ही बड़ा गणतंत्र बनाना, ठीक है, इसका ही विश्वास था। अब देखिए कहा है, द यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अभी देखिए यूनिफिकेशन का मतलब एकीकरण, यही एकीकरण क्या होगा कि इटली के मुक्ति का आधार हो सकता है। मतलब मुक्ति किससे? जो कोई प्रजातंत्र है इन लोगों से मुक्ति, ठीक है। Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland। अब उसी का मॉडल को देखा देखी क्या हुआ, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में बहुत सारा क्या हुआ, गुप्त संगठन आया, आगे हैं, कायम बनाए गए, ठीक है। मेजनी relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives। अब देखिए मेजनी ने क्या किया कि प्रजातंत्र का बहुत ही विरोध किया, ठीक है, और उसने क्या किया, अब मतलब रूढ़िवादी जो थे उनको क्या किया? हरा दिया। मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी। और मैटरनिक जो था, जो कि देखिए ड्यूक चांसलर था, जिसने क्या किया था? वियना कांग्रेस का होस्ट किया था। देखिए मैटरनिक को भी याद, अब कहीं कोई कोई सवाल पूछता है कि हु होस्टेड वियना कांग्रेस,
देखिए एक सेकेंड, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो मेटरनिक ने क्या किया कि डिस्क्राइब किया कि जो मेजनी है, ठीक है, वो हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे क्या है, खतरनाक दुश्मन है। अब देखिए आपको हम मेटरनिक कहाँ था, यहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए, द कांग्रेस वाज हॉस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। इसी ने क्या किया, मेजनी को क्या बताया, तो कमेंट कीजिए आप लोग कि मेजनी को इसने क्या बताया, सामाजिक व्यवस्था का सबसे क्या किया, खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, अब आइए कुछ आपको इसमें एक दो वर्ड है जिसको हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कंजर्वेटिज्म। अब देखिए कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। आप देखिए क्या मतलब क्या होता है कि ऐसा राजनीतिक दर्शन, मतलब एक ऐसा सोच जो ना क्या होगी, परंपरा स्थापित स्थानों और रिवाजों पर जोर देता है, जो मतलब पुरानी ढंग से जो भी चली आ रही है उस पर जोर देता है, और जल्दी से कोई भी बदलाव हो उसको के बजाय क्या हो, धीरे धीरे बदलाव पे प्राथमिकता देते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और देखिए इसको भी समझ लीजिए आप लोग। पर इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अर्थशास्त्री जो भी, इकोनॉमिस्ट का अर्थशास्त्री, वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने लगे। अब दे टॉक्ड टू ऑफ हाउ टू नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर कुड हेल्प फॉर दिस नेशन। लोग क्या सोचने लगे, कैसे राष्ट्र विकास करेगा, कौन सा कदम लाया जाए जिससे राष्ट्र निर्माण में मदद हो। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन इन जर्मनी, रोट इन 1834। अब देखिए जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में एक और शास्त्र का प्रोफेसर था जिनका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। उन्होंने 1834 में क्या लिखा, द एम ऑफ जुल्वेराइन इज टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू ए नेशन। मतलब देखिए जुल्वेराइन बना था, और देखिए यहाँ पे जुल्वेराइन भी पढ़ा है, पर्सा के इनिशिएटिव पे जुल्वेराइन फॉर्म हुआ था। अब देखिए यहाँ, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पर्सिया। ठीक है, ये जो जुल्वेराइन बना था, इसका क्या एम था, इसका क्या मकसद था। ठीक है, तो इसका क्या मकसद था ना कि जितना भी जर्मनी के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना। ठीक है, इट विल स्ट्रेंथन द नेशन मेटेरियली एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाय स्टिमुलेटिंग इट्स इंटरनल प्रोडक्टिविटी। अब इसका क्या मतलब था कि राष्ट्र का जो आर्थिक हालत है, जितना बाहरी तरफ है उसको हितों की रक्षा और क्या है, मजबूत बनाना। ठीक है, उतना ही क्या करना, आंतरिक उत्पादकता भी बढ़ा देना, मतलब अंदर में भी प्रोडक्शन बढ़ाना। ठीक है, It ought to awaken and raise national sentiment through fusion of individual and provincial interest। इससे क्या हुआ, प्रांतीय हित जो प्रोविंशियल इंटरेस्ट था और राष्ट्रीय भावना को इनको जगाना और उठाना था। अब देखिए द जर्मन पीपुल हैव रियलाइज्ड दैट ए फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज द ओनली मींस ऑफ इंजेंडर नेशन। अब जर्मनी के लोगों को भी एक बार क्या हुआ, जब इसका महक आ गया जुल्वेराइन का, तो इन लोगों को भी क्या लगा कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था, मतलब जिसमें लोग कहीं यहाँ से आ सके, अपना सामान ले जा सके, वही क्या है राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों को हम यहाँ तक पढ़ा दिए हैं द रिवोल्यूशनरी। अब कल हम ये तो 3 वाला है, द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 1848, इसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू, और प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि हमारा 1000 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर पूरा हो। और रोज 10 बजे आप लोगों के लिए वीडियो आएगा, 10 बजे प्लीज लाइव आना ना भूले। 10:20 या 30 पे वीडियो आएगा, आप लोग लाइव हैं और इस वीडियो को देखें, और अपने में कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या दिक्कत है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।